नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले बात हेडलाइंस की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर सबको चौंकाते हुए आकाश आनंद को पार्टी का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। ये पद अब तक बसपा के अस्तित्व में नहीं था, यानी मायावती ने उनके लिए विशेष रूप से यह पद बनाया है। लश्कर का खूंखार आतंकी अबू सैफुल्लाह पाकिस्तान में ढेर। उसने 2006 में नागपुर आरएसएस मुख्यालय, 2005 में बेंगलुरु आईएससी और 2001 में रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर हमले की साजिश रची थी। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बेहद संवेदनशील ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में एक एजेंट को मुरादाबाद में गिरफ्तार किया। उत्तर भारत को आज से 24 तारीख तक मिल सकती है भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में बारिश का अलर्ट, पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी के आसार। बसपा प्रमुख की कार्यकर्ताओं के साथ मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों संग बैठक की। इसमें आकाश आनंद को फिर से चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। आकाश अब चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। संगठन मजबूत करने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने रविवार को देश की राजधानी दिल्ली में ऑल इंडिया लेवल की बैठक बुलाई। पार्टी की हाई लेवल मीटिंग में भतीजे आकाश आनंद को लेकर फैसला लिया गया। आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने बताया कि पूरे देश भर से आए पार्टी के लोगों की सहमति से आकाश आनंद को बसपा का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का फैसला लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आगामी चुनाव में आकाश आनंद पार्टी के प्रचार की कमान भी संभालेंगे। बसपा में फिलहाल 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। इनके ऊपर चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद रहेंगे, जिन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उनमें राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, रणधीर बेनीवाल और राजा राम का नाम शामिल है। आकाश आनंद की सियासी जिम्मेदारी बढ़ाने के फैसले से पार्टी में नई ऊर्जा का संचार माना जा रहा है। बीते दिनों आकाश आनंद की पार्टी में वापसी हुई थी। दिल्ली में आयोजित हुई पार्टी की ऑल इंडिया बैठक में मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों को संगठन मजबूत करने समेत कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। लश्कर तैयबा का कुख्यात आतंकवादी रज़ाउल्लाह निज़ामानी उर्फ अबू सैफुल्लाह, जो भारत में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था, रविवार को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अज्ञात हमलावरों के हाथों मारा गया। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक अबू सैफुल्लाह ने 2006 में नागपुर में आरएसएस मुख्यालय, 2005 में बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज और 2001 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमलों की साजिश रची थी। अधिकारियों ने बताया है कि निज़ामानी रविवार दोपहर अपने घर से निकला था। सिंध के मटली इलाके में एक क्रॉसिंग के पास अज्ञात हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पाकिस्तानी सरकार ने उसे सुरक्षा मुहैया कराई थी, लेकिन इसके बावजूद हमलावर अपना काम करने में कामयाब रहे। इस घटना ने पाकिस्तान में आतंकियों को मिल रही सरकारी पनाह पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बेहद संवेदनशील ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में एक एजेंट को गिरफ्तार किया है मुरादाबाद से। इसकी पहचान रामपुर निवासी शहजाद पुत्र अब्दुल वहाब के रूप में हुई है। वो लंबे समय से पाकिस्तान के संपर्क में था और चोरी छिपे भारत व पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक, कपड़े, मसाले और अन्य सामान अवैध रूप से सीमा पार लेकर आता था और इसकी आड़ में आईएसआई के लिए काम करता था। वो आईएसआई के एजेंट में लगातार संपर्क में था और देश की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं साझा करता था। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर हिसार पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। खुलासा हुआ है कि वो पीआईओएस के संपर्क में थी और भारत पाक तनाव के दौरान संवेदनशील जानकारियां साझा कर रही थी। देखिए खास रिपोर्ट।
बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का नाम चर्चा में है। ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान के लिए जासूसी की है। वो पाकिस्तान के कुछ लोगों के संपर्क में रही और उसने भारतीय सेना की गतिविधियों और अहम स्थानों की जानकारी उन्हें दी। ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान जाकर जो वीडियो बनाए थे वे इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा 2 महीने पहले भी पाकिस्तान गई थी और वहां के कई वीडियो और रील अपने सोशल मीडिया हैंडल्स और यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की थी। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट से 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया था, जिसके बाद रविवार को हरियाणा पुलिस ने प्रेस वार्ता कर पूछताछ के बारे में जानकारी दी। हिसार पुलिस ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ जानकारी दी, अब ये भी जान लीजिए। एसपी हिसार शशांक कुमार सावन ने कहा, केंद्रीय एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ज्योति के बैंक खातों, मोबाइल और लैपटॉप की जांच कर रही है। उसका आय से ज्यादा खर्चा था, इसकी भी जांच कर रहे हैं। इस मामले में सोशल मीडिया पर सक्रिय कुछ अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है। PIOS कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत पाक संघर्ष के दौरान ज्योति PIOS के संपर्क में थी। ज्योति कई बार पाकिस्तान और एक बार चीन भी जा चुकी है। During the conflict, she was in touch with the PIOS. तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, during the conflict war, she was in touch. But she did not have any direct access as such with any very important direct access नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इंफॉर्मेशन को लेके जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वॉज इन टच विद PIOs और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसको हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफी सारी चीजें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज किया। वहीं पहलगाम हमले से पहले ज्योति के कश्मीर और पाकिस्तान जाने के बारे में एसपी हिसार ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। अभी वो पूछताछ चल रहा है। पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले वो मतलब उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी, तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेस हैं वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा की एक्टिविटी को पुलिस और भारत की खुफिया एजेंसियां काफी समय से ट्रैक कर रही थीं। जब पुख्ता सबूत मिले तब 15 मई को उसे गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ चल रही है। ज्योति के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया हैंडल्स पर पाकिस्तान में उनके सफर से जुड़े कई वीडियो हैं। जांच में सामने आया है कि ज्योति व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान में बैठे एजेंट्स के संपर्क में थी। मौसम विभाग ने कर्नाटक, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप और केरल में 24 मई तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका जताई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में 24 मई तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम और असम के कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। इसके साथ ही पंजाब और पश्चिम बंगाल में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान गरज और बिजली के साथ भारी से बहुत अधिक वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ आंधी आने की संभावना जताई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में 22 मई तक लू चलने का अनुमान जताया गया है। गोरखपुर में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने स्वर्गीय अवधेश कुमार श्रीवास्तव की स्मृति में आयोजित विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छात्र छात्राओं के साथ अन्य लोगों को सम्मानित भी किया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत के सशक्त नेतृत्व ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताई है। वहीं पूरे देश में भारतीय सेना का एक अद्भुत पराक्रम नजर आया है। इसके साथ ही स्वदेश निर्मित हमारे रक्षा के हथियार सहित सभी ने पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है। वहीं इन हथियारों के सफलता के बाद विश्व के हथियार बाजार में भारतीय द्वितीय देश बन चुके हैं। इतना कह सकता हूं कि भारत के सशक्त नेतृत्व ने पाकिस्तान को जहां उसकी हैसियत बताई, वहीं पूरे विश्व में भारतीय सेना का एक अद्भुत पराक्रम नजर आया। साथ ही साथ स्वदेश निर्मित हमारे रक्षा के जितने
हथियार थे, उन सभी ने जहां पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया, ब्रह्मोस हो या कोई हो, वहीं इस हथियारों की सफलता के बाद अब विश्व के हथियार बाजार में भारत एक अद्वितीय देश बन चुका है। आजमगढ़ में भाजपा द्वारा महारानी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी यानी 300वीं जयंती कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर चर्चा करते हुए अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई होलकर के कार्यों को सुशासन, न्यायप्रियता, सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के कार्यों के लिए जाना जाता है। उन्होंने नारी सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, राष्ट्र निर्माण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। महारानी लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के 300वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर हमारी पार्टी ने, केंद्रीय पार्टी ने एक 10 दिन का अभियान लिया है। उस अभियान के माध्यम से महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जो समाज के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम किए हैं, उसकी चर्चा हम लोग नीचे तक करेंगे। तो उसके लिए जिला गोष्ठी, महिला सशक्तिकरण दौड़, स्वच्छता अभियान, जिला केंद्रों पर महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की प्रदर्शनी और सभी जिला पंचायत स्तर पर, क्षेत्र पंचायत स्तरों पर हम लोग विचार गोष्ठी का आयोजन करेंगे। यह कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा? ये पूरा उनके कार्यक्रम 21 मई से शुरू होकर 31 मई तक हम इसे समापन करेंगे। मथुरा में उत्तर प्रदेश गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि वृंदावन ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर कॉरिडोर बनेगा। उन्होंने कहा, अब इंतजार नहीं, शीघ्र ही ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में जल्द ही कॉरिडोर बनेगा, जिसमें 60 से 70 हजार लोग एक साथ दर्शन कर सकेंगे। इससे पूर्व ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में कैबिनेट मंत्री गन्ना विकास और चीनी उद्योग लक्ष्मी नारायण चौधरी की अध्यक्षता में जनपद मथुरा के 5 वर्षीय समेकित विकास योजना मथुरा विजन 2030 के 22 विभागों की 100 परियोजनाओं पर खर्च होंगे 26,362 करोड़ रुपए, जिसमें 22 विभागों द्वारा प्रस्तावित 100 विकास परियोजना शामिल हैं। पिछली 2 कैबिनेटों में यहाँ के कॉरिडोर के बारे में पूरा डिस्कस भी हो गया। यहाँ से जमुना जी तक इतना विशाल कॉरिडोर बनेगा जो काशी विश्वनाथ में बाबा का है, उससे भी ज्यादा, जिसमें एक बार में कम से कम 60-70 हजार आदमी जमुना जी से यहाँ दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। पूजनीय गोस्वामी समाज से विचार विमर्श करने के बाद, क्योंकि अभी हमारे बिहारी जी के जो आंगन है, इसकी क्षमता लगभग 800 श्रद्धालुओं की है और यहाँ हो जाते हैं 8-8 हजार। तो इन सब से संपर्क करके इस आंगन को भी, मेरा ये मानना है कि ये आंगन कम से कम एक बार की क्षमता में 5000 का कम से कम होना चाहिए। और मॉर्निंग न्यूज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग और भारतीय प्रज्ञान परिषद प्रज्ञा प्रवाह मेरठ के महिला तथा युवा आयाम के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय शोधार्थी कार्यशाला का आयोजन वाणिज्य विभाग के सभागार में किया गया। इस कार्यशाला का विषय भारत में विमर्श और शोधार्थियों की भूमिका रहा। युवा आयाम की प्रांतीय संयोजक नेहा वत्स ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर विषय प्रवेश प्रस्तुत किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन के कुछ अंश को प्रदर्शित करने के साथ ही वीर सेनानियों हेतु 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि प्रदान की गई।
आज हम लोगों ने हमारे यहाँ भारतीय प्रज्ञान परिषद में युवा आयाम विशेष रूप से और महिला आयाम दोनों आयामों ने मिलके चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के साथ एक दिवसीय शोधार्थियों के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया है। और यहाँ मैं आपको ये बताते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि विश्वविद्यालय में ऐसी कार्यशाला का आयोजन होना निश्चित ही शोधार्थियों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस कार्यशाला में जो भी चर्चा विमर्श हुआ है इसका विषय बहुत ही अच्छा है और वो है भारत में लोक विमर्श एवं शोधार्थियों की भूमिका। हम लोग चाहे विकसित भारत की बात करें, चाहे अपने माने राष्ट्र की बात करें, उसमें भारतीयता कैसे शामिल हो, हमारे शोधार्थी अपने शोध कार्यों में भारतीयता कैसे लाएं और भारतीय संस्कृति को कैसे समझें, भारत का पुरातन ज्ञान विज्ञान कैसा रहा है, इन सब बातों को कैसे समझें, इस संबंधित हमने इस कार्यशाला का आयोजन विशेष रूप से अपने शोधार्थियों के लिए किया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि विमर्श खड़ा कर चुके हैं भारतीयता के खिलाफ, भारतीय संस्कृति के खिलाफ, उसके योग के खिलाफ। तो वही उसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज सभी यहाँ पे शोधार्थी हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, वो सब इकट्ठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव द्वारा भारतीय वायुसेना की एक महिला अधिकारी पर की गई कथित जातिगत टिप्पणी और सपा के अधिकारी के सोशल मीडिया हैंडल से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उनके परिवार पर की गई अभद्र टिप्पणियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इटावा में समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने रामगोपाल यादव और समाजवादी पार्टी का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया है तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मांग की है कि वो भारतीय सेना, दलित समाज और महिलाओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेनाओं के सम्मान में लखनऊ की 4 विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कैंट विधानसभा से संत निरंकारी आश्रम श्रृंगार नगर से आरंभ कर तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि तिरंगा यात्रा भारत के वीर जवानों के शौर्य संकल्प और राष्ट्रीय एकता को समर्पित है। ये हमारे जवानों के प्रति कृतज्ञता और देश के प्रति आम नागरिकों की प्रतिबद्धता का सार्वजनिक प्रदर्शन है। मीडिया प्रभारी प्रवीण गर्ग ने बताया है कि मध्य विधानसभा में राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कैसरबाग कार्यालय से प्रदेश महामंत्री संजय राय के नेतृत्व में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया गया। ये तिरंगा यात्राएं इस बात का संकेत है कि यहाँ हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछला का भेद समाप्त हो गया है। ये भारत एक है और ये एक भारत, ये जो अनेक आतंकवादी हैं उनके पतन के लिए तैयार खड़ा है। अभी आतंकवादियों के आतंक से आतंकित होने वाला भारत नहीं है, अभी आतंकवादियों को मुंह तोड़ और उनके घर में घुसकर मारने वाला ये भारत है। पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोष पर्यटकों पुरुषों की पाकिस्तान परस्त आतंकियों द्वारा किए गए नृशंस हत्या से उपजे परिस्थितियों के कारण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सेना को आतंकवादियों और उनके आकाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का निर्देश दिए जाने के बाद आतंकी ठिकानों और उनके सपोर्टर पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर कड़ी कार्रवाई से संपूर्ण विश्व को परिवर्तित भारत के ताकत का एहसास कराने वाली सेना के प्रति आभार प्रकट करने हेतु देवरिया जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा अमर जवान स्मारक पर पहुंचकर सेना के प्रति सम्मान प्रकट किया गया। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फिरोजाबाद जिला मुख्यालय पहुंचकर विभागीय विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान प्रेस वार्ता में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना की सफल रणनीति बताते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर प्रहार किया। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देश को अपनी तीनों सेनाओं पर गर्व है। जो लोग पाकिस्तान पर हुई कार्रवाई पर उंगली उठा रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पूरे देश को अपनी तीनों सेना पर गर्व है और जिस तरह का साहस का परिचय सेना ने दिया है उस पे हम सबको गर्व करना चाहिए। जो लोग अगर उस पे उंगली उठा रहे हैं तो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि जब उनकी सरकार थी तो वो क्या करते थे। और आज मोदी जी के नेतृत्व में सेना को छूट दे दिया। सेना ने अपनी मर्जी से ऑपरेशन सिंदूर चलाया और 100% सफल रहा। 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमले हुए
जो खुद पाकिस्तान उसका फोटो भेज रहा था, जो कल तक हमारे विपक्ष के लोग फोटो मांगते थे, आज खुद पाकिस्तान वो फोटो उनको भेज रहा कि देख लो भैया, फोटो मत मांगना नहीं तो कहीं और न अटैक हो जाए। लखनऊ के चिन्हट इलाके में महिला की हत्या के मामले के आरोपी नाबालिग बेटी और उसके नाबालिग प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी 3 घंटे तक पुलिस को गुमराह करती रही। एडीसीपी पूर्वी पंकज सिंह ने बताया कि पुलिस ने जब किशोरी से बातचीत की तो उसने बताया कि रात करीब 2 बजे वो घर के बाहर पानी भरने गई थी। गर्मी होने की वजह से पानी भरने के बाद बाहर हवा लेने लगी। कुछ देर के बाद जब वो वापस लौटी तो मां का खून से लथपथ शव पड़ा देखा। किशोरी का बयान किसी को समझ में नहीं आया। इतनी रात पानी भरने और हवा खाने का बयान सबको झूठ लग रहा था। 3 घंटे के बाद पुलिस ने जब किशोरी के प्रेमी को पकड़ा और दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो उनका झूठ पकड़ा गया। दोनों ने महिला की हत्या करने की बात कबूल ली है। दिनांक 18 मई 2025 को लगभग सुबह 3 बजे नाबालिग बालकचारी मृतका के घर पर आता है और मृतका की पुत्री के साथ मिलकर पहले गला दबा कर हत्या करता है और बाद में वहीं पड़े एक शीशे के टुकड़े से उनका गला रेत देता है। इसके बाद यह दोनों यहां से बैंगलोर भागने की फिराक में थे। पुलिस द्वारा दोनों बाल अपचारियों को भी अभिरक्षा में ले लिया गया है तथा थाना चिन्हट द्वारा इस हत्याकांड का मात्र 3 घंटे में खुलासा करते हुए इस घटना का सफल अनावरण किया है। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तमाम प्रयास कर रही है, जिसके चलते महिलाओं को कैसे रोजगार मिले और कैसे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की जाए, उसके लिए योगी सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। यूपी में आईएएस ऑफिसरों की पत्नियों ने भी इसके लिए बीड़ा उठा रखा है और आकांक्षा समिति के तहत महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत कामतानाथ परिक्रमा मार्ग में महिला सशक्तिकरण के जीवन को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से आकांक्षा स्टोर का उद्घाटन किया गया है। इस आकांक्षा स्टोर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की बिक्री और कैंटीन संचालित की जाएगी। आकांक्षा समिति का तत्वाधान में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर के बहुत जोर दिया जाता है और वो भी समूह की जो दीदियां हैं, जो ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ में मिलकर के जो सरकार की योजना है, तो उस समूह के साथ में आकांक्षा समिति की जो पदाधिकारीगण हैं तो जिले स्तर पर काम कर रहे हैं और उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग यहाँ लखनऊ से अपना जो हमारी टीम है आकांक्षा की, इसके साथ में आए और यहाँ आकांक्षा स्टोर के एक शुरुआत की गई। समूह से हम लोगों को बहुत लाभ हुआ है और आगे जो है तो हम लोग की महिलाएं जो है ना सशक्तिकरण के उसमें से क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। स्वयं सहायता समूह की वजह से हम लोग आत्मनिर्भर बन चुके हैं और हम लोग आगे जो ये दुकान है कैंटीन चलाए हैं तो उसमें से हम क्या है कि खाने पीने की व्यवस्था जो है तो उसको हम अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट हैं जैसे कि बहुत सी दीदियाँ हैं उनको मार्केट नहीं मिल पा रही है तो उसमें जूट वाला हो गया और हमारे दीदी है लकड़ी का खिलौना हो गया और ऐसे पैरदान हो गए, जैसे भी सामग्री है जो अभी सिलाई से सामग्री हो गई सर, तो सारी चीज़ें है कि हमारी मार्केटिंग में हम बेच पाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संग्रहालय विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और मूसा डाक संग्रहालय में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में संरक्षित चित्रकलाएं, पांडुलिपियां, टैक्सडर्मी से संरक्षित प्राकृतिक इतिहास के नमूने, गीले संरक्षण तकनीक से संरक्षित नमूने प्रदर्शित किए गए। इस संग्रहालय में मानव सभ्यता से जुड़ी कई ऐतिहासिक चीजें रखी हुई हैं। 1200 से 600 ईसा पूर्व लोहे के बने औजार हैं। अधिकांश वस्तुएं एटा के अतरंजी खेड़ा और जखेड़ा में हुई खुदाई की हैं। हमारे यहाँ जो ये हमारा यहाँ आर्टिफैक्ट्स है या जो स्कल्पचर्स हैं उसके बारे में लोगों को मालूमात हो। रिसेंटली इसका नाम मूसा डाकरी म्यूजियम पड़ा क्योंकि एक डोनर ने जो है पैसे दिए और इसको रिनोवेट करवाया तो उनकी ख्वाहिश थी अगर मेरे नाम पर रखा जाए। अदरवाइज पहले यूनिवर्सिटी म्यूजियम के नाम से ही जाना जाता था। तो उस वक्त से ये मूसा डाकरी का नाम जो है शुरू हुआ। ये मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले की बात है। अब जो है इसमें अच्छा कलेक्शंस है जिसमें विष्णु, शिव और गौतम बुद्ध और बाकी बहुत सी चीज़ों को जो है जो हमारा कल्चर रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह का हमारा कल्चर था। और मुझे यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। जो चीज़ें मैंने सिर्फ आज तक बुक्स में पढ़ी थी ना वो मुझे यहाँ पे एक्चुअल में देखने के लिए मिली। जैसे एक बक है
वहाँ पर वो देखने के लिए मिला। बार्टर सिस्टम किस तरीके से यूज़ हुआ करता था पहले मुझे वो देखने के लिए पता चला। और बहुत अच्छा मैंने एक कलेक्शन देखा जिसका आज वीसी के द्वारा इनॉग्रेशन भी हो रहा है पालकी का। तो वो पालकी आज तक सुना ही था दादी नानी से कि डोली में बैठकर आती थी, तो वो यहाँ देखने के लिए मिला। अपनी फ्रेंड के थ्रू मुझे पता लगा कि आज म्यूजियम डे है, तो वी मस्ट विजिट म्यूजियम। तो यहाँ पे मुझे नई नई चीज़ें देखने को मिली, लाइक अतरंजी खेड़ा का एक कलेक्शन है जिस गली में अभी इस टाइम हम हैं। छोटे छोटे से मतलब दांत हड्डियों से बना हुआ सामान जो कि हम अब देखने को नहीं मिलती हैं चीज़ें। पोट्री है, पुराने ज़माने में चीज़ें कैसी हुआ करती थी, यही सब हमने देखने को मिला। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए 14,000 से ज्यादा समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे स्टेशनों पर ठंडे पानी और मेडिकल सुविधा जैसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। यात्रियों को गर्मी की छुट्टी में सफर के दौरान कोई तकलीफ न उठानी पड़े, इसके लिए भारतीय रेलवे ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। भारतीय रेलवे इस साल गर्मी के सीजन में करीब 14,000 से अधिक स्पेशल ट्रेनें संचालित करने की योजना बना रहा है, जो कि पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। गर्मी के मौसम के चलते भारतीय रेलवे ने और कौन कौन से खास इंतजाम किए हैं वो भी जान लेते हैं। रेलवे चला रहा है 14,000 से अधिक समर स्पेशल ट्रेनें। मई और जून महीने में करीब 3,000 ट्रिप और चलाने की योजना बना रहा है उत्तर मध्य रेलवे। रेलवे स्टेशनों पर ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए वाटर वेंडिंग मशीनें और वाटर कूलर लगाए गए हैं। यात्रियों की सहायता के लिए रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। साथ ही ट्रेनों में वाईफाई और मेडिकल सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समर वेकेशन की तैयारियों पर उत्तर मध्य रेलवे के CPRO शशिकांत त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा वो भी जान लेते हैं। मई का अभी तक नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, उसके अनुसार लगभग हम लोग 1500 ट्रिप्स और चलाने जा रहे हैं केवल मई महीने में। और इसी तरह से जून महीने के लिए भी अब तक 1400 से ज्यादा ट्रिप्स प्लान हो चुकी हैं, जो कि फर्दर और एक्सटेंड होने की संभावना है। तो इस तरह से एक देखा जाए तो हम लोग लगभग 1300 से 1500 ट्रिप्स पर मंथ समर स्पेशल के दौरान समर स्पेशल ट्रेनों में चला रहे हैं। शीतल जल की उपलब्धता लोगों को हो सके, ठंडा पानी उन्हें मिल सके, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों के सभी स्टेशनों पे जहां पे भी कैटेगरी वाइज वाटर कूलर उपलब्ध होने चाहिए, वो सारे वाटर कूलर हमारे 15 अप्रैल से फंक्शनल हो चुके हैं। सारे वाटर कूलर को फंक्शनल कर दिया गया है ताकि वो ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। हमारी वाटर वेंडिंग मशीन्स जिन भी स्टेशनों पे उपलब्ध हैं, वो सारी वाटर वेंडिंग मशीन्स हमने फंक्शनल कर दी हैं। भारतीय रेलवे के ये प्रयास न केवल गर्मियों में यात्रियों की यात्रा को सुगम बना रहे हैं, बल्कि गर्मी से बचाव और आरामदायक यात्रा को सुनिश्चित करने में भी सहायक साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड में घुसपैठियों पर खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। देहरादून और हरिद्वार से 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला है। इनकी मदद करने वाली एक भारतीय महिला भी पकड़ी गई है। पूछताछ जारी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। देश में अवैध घुसपैठियों को पकड़ने की कड़ी में उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार में पुलिस ने 6 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। इसमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। आइए जानते हैं इस मामले से जुड़ी पूरी खबर। देहरादून के क्लेमेंट टाउन से हुई गिरफ्तारी। 6 बांग्लादेशियों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल। बांग्लादेशियों की मदद करने के लिए एक भारतीय महिला भी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से बांग्लादेशी आईडी और फर्जी भारतीय आधार कार्ड बरामद किए गए। गिरफ्तार लोगों से पुलिस मिलिट्री इंटेलिजेंस सहित IB पूछताछ कर रही है। देहरादून SSP अजय सिंह को मिली थी गोपनीय सूचना। कोई वैध दस्तावेज नहीं देखा गया। ये बांग्लादेशी नागरिक 4 बांग्लादेशी नाबालिगों को भी पुलिस संरक्षण में लिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी आरोपी यहाँ समय समय पर आकर बसे थे। इनमें से कुछ लोग भारत में लंबे समय से मजदूरी कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जो खबर है वो है इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि इजराइल गाजा पट्टी पर अपनी नाकेबंदी में ढील देगा और वहां सीमित मात्रा में खाद्य सामग्री को जाने की अनुमति भी देगा। बयान में कहा गया है कि गाजा पट्टी में भुखमरी का संकट पैदा न हो, इसके लिए इजराइल सीमित मात्रा में खाद्य सामग्री पहुंचाने की अनुमति देगा, जिससे लोगों को राहत मिल सके। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।
नमस्कार।